ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पूर्व की कक्षाओं में हमने सिंचाई परियोजनाओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें सिंचाई परियोजना से संबंधित हमने इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़ा था। इससे पूर्व वाली क्लास में हमने चंबल परियोजना व माही बजाज सागर परियोजना का अध्ययन किया। कल हमने आईजीएनपी को पूरी तरीके से देखा। हम आईजीएनपी से संबंधित जितने भी तथ्य थे, जो भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता, उन सब के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सिंचाई परियोजना में आज हम गंग नहर, नर्मदा नहर, राजीव गांधी नहर, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, नौहर नहर, भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर आदि नहरों की जो छोटे छोटे हमारे शाखा है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसी कड़ी में हम आज शुरू करते हैं। हम गंग नहर के बारे में अध्ययन करते हैं। गंग नहर एशिया की कहें या भारत की या राजस्थान की पहली पक्की नहर है। जो सिंचाई के लिए बनाई गई सबसे पहली पक्की नहर कौन सी है? गंग नहर। गंग नहर लाने का प्रयास तत्कालीन रियासत बीकानेर रियासत के शासक गंगा सिंह द्वारा इसे लाया गया। एक समझौते के तहत इसे लाया गया। सतलज नदी के जल का बंटवारे को लेकर इन्होंने इस नहर को लाया और पहली पक्की नहर बनाई, जो हमारे राज्य के लिए मुख्य सिंचाई नहर थी। तो हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हम देख लेते हैं किस नहर के बारे में? गंग नहर के बारे में। गंग नहर बनाने का प्रस्ताव सतलज नदी के जल को बंटवारे के लिए। कौन सी नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी। सतलज नदी के जल के बंटवारा संबंधित समझौता किया। समझौता हुआ, तीन के बीच में हुआ। तब रियासतें थी 1920 तक। क्या थी? रियासतें थी। तो एक तो रियासत थी पंजाब रियासत, तब एक जो अभी पाकिस्तान में चली गई वो बहावलपुर प्लस बीकानेर। इन तीनों रियासतों के बीच में 4 सितंबर 1920 को समझौता होता है। कभी डेट पूछ ली जाए हमको थोड़ा सा, तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न वही बनाने गंग नहर आईजीएनपी। तो प्रश्नों को हम हमेशा क्या करेंगे? बदलेंगे, वहीं से पूछेंगे, गहराई से पूछने का प्रयास करेंगे। कौन सी नदी पर गंग नहर बनी है? गंग नहर का जल किस नदी से प्राप्त होता है? हमें सतलज नदी से प्राप्त होता है। किस समझौता हुआ था? किन के बीच में समझौता हुआ था? पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर। इन तीन रियासतों के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। कब हुआ समझौता? 4 सितंबर 1920 में यह समझौता किया गया जल के बंटवारे को लेकर। इसी जल के बंटवारे से संबंधित जब हो गया कि राज्य को जल मिलेगा, तो इस जल के लिए हमने क्या किया? तो इसे हम मानचित्र के माध्यम से अध्ययन करते हैं, फिर आगे और चर्चा करेंगे। देखें, हम गंग नहर को सतलज नदी पर हुसैनीवाला फिरोजपुर पंजाब से इसे निकाली गई है। देखिए सतलज नदी, आगे सतलज नदी का हमें पूरी परियोजना पढ़नी। सतलज नदी का जल जो आगे पाकिस्तान में जा रहा है, सतलज नदी को रोककर कहां पर रोका गया? इसको हुसैनीवाला फिरोजपुर पंजाब में इसे रोककर इस नहर को निकाला गया। यह नहर पंजाब से होते हुए राजस्थान में गंगानगर में, राजस्थान में जो प्रवेश करती है, राजस्थान में किस गांव में प्रवेश करती? खक्खा गांव में प्रवेश करती। किस गांव में प्रवेश करती? खक्खा गांव। गंगानगर में प्रवेश करती है और गंगानगर में ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है शिवपुर हेड। शिवपुर हेड में आकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। शिवपुर हेड में आकर यह अंतिम बिंदु इसका। हुसैनीवाला में इसको रोककर, सतलज नदी को रोककर यह नहर निकाली गई है, जो पंजाब और राजस्थान यानी कि पंजाब और राजस्थान 2 जिलों में बहती है, जिसकी कुल लंबाई नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर। 17 किलोमीटर राजस्थान तथा शेष 112 किलोमीटर पंजाब। इस प्रकार से कुल लंबाई 129 किलोमीटर, 17 किलोमीटर राजस्थान और 112 किलोमीटर पंजाब में। इस नहर का उद्घाटन हम देखें, इस नहर का क्या उद्घाटन, इस नहर का उद्घाटन
5 सितंबर, उद्घाटन क्या कहें हम, शिलान्यास, सॉरी, इस नहर का शिलान्यास पहले देख लेते हैं। शिलान्यास, इस नहर का शिलान्यास 5 सितंबर 1921 को गंगा सिंह द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? गंगा सिंह द्वारा फिरोजपुर हेड, पंजाब से किया गया। फिरोजपुर हेड, पंजाब में किया गया। तो इसका शिलान्यास किसने किया है? शिलान्यास पूछा जाए तो गंगा सिंह द्वारा किया गया। और कब किया गया? 5 सितंबर 1921 को। 1921-22 में इसका कार्य प्रारंभ हो जाता है। 1921-22 में कार्य प्रारंभ हो जाता है और इसका उद्घाटन किया जाता है। इसका उद्घाटन है 26 अक्टूबर 1927 को। इसका क्या किया जाता है? उद्घाटन किया जाता है लॉर्ड इरविन द्वारा। लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है और यही इस नहर का नाम क्या देते हैं? गंग नहर नाम देते हैं। फिर से देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या तथ्य हैं, हमें क्या क्या याद रखने। डेट्स को लेकर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। डेट को लेकर, डेट से लेकर हमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो डेट को लेकर देखें तो 3 के बीच में समझौता हुआ, किन रियासतों के बीच में समझौता हुआ, ऐसा प्रश्न आ जाए। यहाँ पर बहालपुर की जगह बहाल नगर आ जाए, है ना, जब क्योंकि तुमने सीमाएं वगैरह पढ़ रखी हो तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार दे समझौता होता है। पंजाब रियासत, बहालपुर रियासत और बीकानेर रियासत के बीच में सतलज नदी के जल के बंटवारे के लेकर 4 सितंबर 1920 को समझौता होता है और इसी समझौते के अनुरूप गंगा सिंह सतलज नदी को हुसैनी वाला फिरोजपुर में रोककर एक नहर लाते हैं और यहीं पर 5 सितंबर 1921 को क्या करते हैं? शिलान्यास करते हैं फिरोजपुर हेड से और इस नहर को निकाला जाता है और यह नहर पंजाब और कहां पर? राजस्थान में आती है। राजस्थान का एकमात्र जिला इससे लाभान्वित होता है। कौन सा जिला? गंगानगर जिला। राजस्थान में खक्का गांव गंगानगर में प्रवेश करती है और इसका अंतिम बिंदु कौन सा है? शिवपुर हेड अंतिम बिंदु है। देखिए इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया और लॉर्ड इरविन ने ही इससे क्या नाम दिया है? गंग नहर नाम दिया था। गंग नहर नाम भी किसने दिया है? लॉर्ड इरविन ने दिया है। इसका शिलान्यास गंगा सिंह द्वारा जबकि उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। इस नहर की कुल लंबाई की बात करें तो यह नहर 129 किलोमीटर है। फिरोजपुर हेड से लेकर हमारे शिवपुर हेड तक 129 किलोमीटर है, जिसमें से 112 किलोमीटर पंजाब में और 17 किलोमीटर राजस्थान में आती है। इसकी कुछ इसमें वितरिकाएं हैं। जो वितरिकाओं में देखें तो इसमें लक्ष्मी नारायण वितरिका, सजेगा वितरिका है। इस पर कुछ वितरिकाएं हैं, ज्यादा पूछा नहीं जाता है। हमें मुख्य तथ्य अगर याद है तो आप निश्चित इससे कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। हमें गंगा सिंह को हम क्या कहते हैं? राजस्थान का भगीरथ कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो नहर लाने का सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? गंगा सिंह द्वारा किया गया था। इसलिए गंगा सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान के भगीरथ कहा जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट नहर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम एक मुख्य नहर है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, नर्मदा नहर को देख लेते हैं। उसके बाद हम बड़ी परियोजनाओं के बारे में पढ़ते हैं जिससे राज्य लाभान्वित होता है, लेकिन उनसे जल बहुत कम मिलता है हमें। मुख्य रूप से हमारे पास जो मुख्य नहरें हैं, मुख्य नहरों की बात करें तो मुख्य नहर आईजीएम की हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हमारे लिए इंपोर्टेंट गंग नहर है। नेक्स्ट हमारे लिए इंपोर्टेंट नर्मदा नहर है। बाकी हमारे छोटी नहरें हैं, जरूर है हमारे पास। भांगड़ा से जो लाभ होता है, राजीव गांधी से लाभ होता है, गुड़गांव नहर से होता है, वो छोटी छोटी नहरें, इनसे ज्यादा लाभ नहीं होता है। अतिरिक्त जल बचता है तो मिलता है, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले तीनों मुख्य नहरें देख लेते हैं। हम एक नहर की बात कर रहे हैं। अब जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, या हमने राजस्थान का जब भूगोल पढ़ा था भौतिक प्रदेश में पढ़ा था, यहाँ से विंध्याचल है, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार से सारा मतलब क्या है? विंध्याचल। विंध्याचल में ही एक चोटी है अमरकंटक। इस अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और वापस से मध्य प्रदेश में होते हुए ये कहां पर? अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी पर
नर्मदा परियोजना या सरदार सरोवर बांध बना हुआ, नर्मदा परियोजना, नर्मदा परियोजना या इसे कहें हमारा जो संबंधित है वो किससे है, सरदार सरोवर बांध से। ठीक है, नर्मदा परियोजना है, नर्मदा परियोजना है 4 राज्यों की सम्मिलित परियोजना। आपसे सीधा पूछ ले नर्मदा परियोजना कितने राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो 4 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो हमारे पास है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में है नेक्स्ट राजस्थान, राजस्थान के बाद में है गुजरात, और गुजरात के बाद में है महाराष्ट्र। ये 4 राज्य की सम्मिलित योजना है। सिंपल सा प्रश्न है, पटवार है, कांस्टेबल है, कितने राज्यों की सम्मिलित योजना है, 4 राज्यों की सम्मिलित योजना है। इस पर 3 बांध बने हुए हैं, हमें दूसरे बांधों का तो कोई संबंध नहीं है। यहाँ इंदिरा गांधी सागर बांध बना हुआ है, इस पर नेक्स्ट बांध बना हुआ है, इस पर ओकारेश्वर बांध बना हुआ है, और नेक्स्ट बांध जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है गुजरात में, इससे एक बांध बना हुआ है गुजरात में, इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध, जो विवादों में रहा था, जिसकी ऊंचाई बढ़ाने के कारण विस्थापित लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्या किया, विस्थापित किया। मेघा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था। तो वही हमारा जो सरदार सरोवर बांध है, इस सरदार सरोवर बांध से, कौन से बांध से, सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई। नहर का नाम है, कौन सी नहर है, इस नहर नर्मदा नहर। और नर्मदा नहर इस प्रकार राज्य के दक्षिण पश्चिम में जालोर जिले से प्रवेश करती है, और जालोर जिले के बाद में यह बाड़मेर जिले में जाती है। सर्वाधिक भाग बाड़मेर जिले में। राज्य में इसकी लंबाई, राज्य की याद रख लें कितनी है, 74 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राज्य में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 74 किलोमीटर राज्य में इसकी लंबाई है। नहर कौन सी पढ़ रहे हैं हम, नर्मदा नहर। तो नर्मदा नहर की बात करते हैं, कौन से बांध से निकाली गई, इसे सरदार सरोवर बांध से, सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। सरदार सरोवर बांध कहां पर है, भरूच गुजरात में, भरूच गुजरात में है सरदार सरोवर बांध। और इस बांध से कौन सी नहर निकाली गई है, नर्मदा नहर निकाली गई है। राज्य में प्रवेश कहां करती है, तो राज्य में सिलू गांव जालोर से प्रवेश करती है, और कहां तक जाती है, बाड़मेर तक जाती है। जालोर व बाड़मेर 2 जिले से लाभान्वित होते। आगे फ्यूचर में इसे यहां तक हमने देखा था, गडरा रोड तक क्या आई थी, ये आईजीएनपी, तो इसे भविष्य फ्यूचर में इसे आईजीएनपी से जोड़ दिया जाएगा, और इसे कांडला बंदरगाह तक जोड़ने का पूरा प्रयास करना है। आईजीएनपी को कहां तक ले जाना, कांडला बंदरगाह तक, और नर्मदा नहर को इससे जोड़ देना है, जिससे नाव की सुविधा, परिवहन भी शुरू किया जा सके। तो फ्यूचर की बात है। अभी आपसे जो पूछा जाए कि यह इस नहर के बारे में, यह इस नहर जो प्रवेश करती है वो कौन से गांव से प्रवेश करती है, सिलू गांव जालोर से प्रवेश करती है, और जालोर व बाड़मेर 2 जिलों में है। राज्य में इसकी लंबाई कितनी है, 74 किलोमीटर। डेट से लेकर 2 डेट्स तुम्हें मिलती हैं इससे संबंधित। 2 डेट्स क्या क्या है उनको देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं, पहले वाली का लिख रखा हमने। 2 डेट्स को लेकर क्या क्या पूछा जाता है, इस नहर का जल सिलू गांव में यानी कि राज्य में 18 मार्च 2008 को आता है। इस नहर का जल गांव में कब, सिलू गांव में कब प्रवेश करता है, यानी कि राजस्थान में कब प्रवेश करता है, 18 मार्च 2008 को। जबकि इसका उद्घाटन 27 मार्च 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा किया जाता है। उद्घाटन कौन करता है इसका, वसुंधरा राजे करती है। कब करती है, 27 मार्च 2008 को। तो डेट से लेकर हमारे पास 2 हैं। आपसे जो भी पूछा जाए इसका उद्घाटन कब हुआ, तो कब हुआ, 27 मार्च 2008 को वसुंधरा राजे ने किया। इस नहर में का जल राज्य में पहली बार कब आया, तो कब आ चुका था, 18 मार्च 2008 को। इसलिए 2 डेट्स हैं, उनको लेकर अगर डेट्स से संबंधित पूछा जाए, लंबाई को लेकर हमसे पूछा जाए, याद रखना है राज्य में इसकी लंबाई कितनी है, 74 किलोमीटर इसकी राज्य में लंबाई है। सर्वाधिक इसका विस्तार किस जिले में, तो सर्वाधिक लंबाई किस जिले में, बाड़मेर में। सबसे सर्वाधिक लंबी किस में है, बाड़मेर जिले में, जबकि कम किस में है, जालोर जिले में। इस पर लिफ्ट परियोजना है, इस पर लिफ्ट परियोजना है। एक लिफ्ट परियोजना है पानेरिया, एक है भादेरिया, पानेरिया भादेरिया।
ये दोनों लिफ्ट परियोजना है, और एक है सांचौर लिफ्ट परियोजना। सांचौर तो कहां है? जालोर में है, जबकि ये दोनों कहां पर है? बाड़मेर जिले में है। तो इस प्रकार हम कौन सी नहर परियोजना के बारे में पढ़ा? हमने नर्मदा नहर परियोजना के बारे में अध्ययन किया। नर्मदा नहर परियोजना में हमने क्या क्या देखा? नर्मदा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? नर्मदा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? तो हमारे राज्य के संबंध में है ये, क्योंकि ये तो पहले से ही नहर थी, जबकि राज्य में इसको जल कब उपलब्ध होता है? 18 मार्च 2008 को उपलब्ध होता है। उद्घाटन किसने किया? वसुंधरा राजे ने किया। कब किया? 27 मार्च 2008 को किया। राज्य में इसकी लंबाई कितनी है? तो राज्य में इसकी लंबाई कितनी है? 74 किलोमीटर राज्य में। कुल लंबाई भी देख ले, कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 532 किलोमीटर। नहीं तो आप कल पूछेंगे इसका कुल लंबाई कितनी? कुल लंबाई कितनी है? 532 किलोमीटर, जबकि राज्य में कितनी लंबाई है? 74 किलोमीटर इसकी राज्य में लंबाई है। तो किस बांध से निकाली गई है? तो सरदार सरोवर बांध से निकाली गई। इससे संबंधित एक और व्याख्या है नर्मदा परियोजना से या नर्मदा नहर से, बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारा पद्धति, फव्वारा पद्धति या स्प्रिंकल पद्धति। आपसे एग्जाम में पूछ ले, स्प्रिंकल पद्धति से सिंचाई किस नहर द्वारा होती है, या पूछ ले आपसे फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई किस नहर से होती है, या बूंद बूंद सिंचाई का संबंध किस नहर या किस परियोजना से है। ये तीनों एक ही हैं, और तीनों, या आपको लिख ले ड्रिप पद्धति, ड्रिप पद्धति। तो तीनों ये सभी एक ही पद्धति है, एक ही प्रकार की पद्धति है। ये पद्धति किस पर अपनाई जाती है? नर्मदा नहर पर, क्योंकि इसका जल हमें इस शर्त पर उपलब्ध हुआ है, यदि आप इसका जल आपको पेयजल के लिए मिलता है राजस्थान को, यदि आप स्प्रिंकल या बूंद बूंद या फव्वारा पद्धति से अगर सिंचाई करेंगे तो आपको सिंचाई के लिए भी ये जल उपलब्ध होगा। तो इसी शर्त के अनुसार हम इस परियोजना में बूंद बूंद सिंचाई तकनीक का प्रयोग करके सिंचाई का कार्य करते हैं, जिससे हमारे दो दक्षिण पश्चिम जिले जालोर और बाड़मेर दोनों जिले लाभान्वित होते हैं। सर्वाधिक लाभान्वित बाड़मेर जिला होता है इससे, और बाड़मेर जिले में इस पर दो लिफ्ट परियोजना है, पानेरिया व भादेरिया। आपसे पूछ ले पानेरिया और भादेरिया का संबंध किस परियोजना से है? तो पानेरिया और भादेरिया का संबंध किससे है? नर्मदा परियोजना से। तो इस प्रकार हमने इस नर्मदा नहर के बारे में पढ़ा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले लें। नेक्स्ट परियोजना पढ़ते हैं, भंगड़ा नागल परियोजना को देख लेते हैं, और रावी व्यास परियोजना को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विस्तार हो गया। हम नेक्स्ट परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हमारे पास जो राज्य में 74 है, जिसमें से 65 किलोमीटर कहां पर है? बाड़मेर जिले में। तो सबसे ज्यादा कहां पर है? बाड़मेर जिले में, जबकि 9 किलोमीटर कहां पर है? जालोर में। ठीक है, इतने किलोमीटर वगैरह इतना गहराई से आपको याद नहीं करना, इसलिए नहीं लिखा मैंने। अब इतना याद कर ले, राज्य में कितना है? 74 किलोमीटर। 65 किलोमीटर यानी सर्वाधिक भाग बाड़मेर में है, जबकि 9 किलोमीटर कहां पर है? जालोर में। और कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है? 532। ये भी ज्यादा हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है, ये भी इंपोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है राज्य में इसकी लंबाई कितनी है? तो 74 किलोमीटर है। जबकि हमने गंगा नहर का पढ़ा था, इसकी लंबाई कितनी थी राज्य में? 17 किलोमीटर थी। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट परियोजनाओं के बारे में। 3 हमने महत्वपूर्ण परियोजनाएं पढ़ ली। हमने आईजीएनपी पढ़ ली, आईजीएनपी के बाद में कल हमने आईजीएनपी पढ़ ली थी, आज हमने गंगा नहर, और गंगा नहर के बाद में इंपोर्टेंट नर्मदा नहर पढ़ ली। अब आगे हम बड़ी परियोजनाएं हैं जो देश की परियोजना है, 4 राज्यों की परियोजना है, जिनसे अतिरिक्त जल होता है तो हमें राज्य को मिलता है, तो उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए हमारे पास हिमालय से नदी निकलती है, महान हिमालय से आगे मानसरोवर राकशपाल से नदी निकलती है सतलज। उसी प्रकार व्यास कुंड से निकलती है व्यास। हिमाचल प्रदेश से ये नदी हिमाचल प्रदेश से निकल कर ये रहा है पंजाब के बाद में यह
कहाँ पंजाब के बाद में ये कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। जो हमारा जल समझौते के तहत इसके जल का पर हमने परियोजना चलाई गई केंद्र सरकार द्वारा, राज्यों द्वारा मिलकर इस पर परियोजना चलाई गई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भांगड़ा नांगल परियोजना। पहले इनकी मुख्य बातें कर लेते, फिर देखते हैं हमारे राज्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट। भांगड़ा नांगल परियोजना यह 4 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। हिमाचल प्रदेश के बाद में सेकंड हमारे पास है पंजाब के बाद में हरियाणा के बाद में है राजस्थान। यह 4 राज्यों की क्या है, सम्मिलित परियोजना है, जिसमें से 3 राज्य हैं वो सिंचाई जो परियोजना है वो 3 राज्यों की सम्मिलित। सिंचाई परियोजना में कौन शामिल है, सिंचाई परियोजना में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। मुख्य रूप से 4 राज्यों से, हर किताब में हमें अलग अलग मिलता है, देखो कहीं पर 4 कहीं पर 3, तो इसका कंसेप्ट क्या है, यह 4 राज्यों की क्या है, बहुउद्देश्य परियोजना। बहुउद्देश्य परियोजना है। कितने राज्यों की है, 4 राज्यों की सम्मिलित परियोजना। जबकि इससे सिंचाई से लाभान्वित कितने जिले होते हैं, 3। हिमाचल प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र है, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पर सिंचाई के लिए कितने राज्य हैं, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचाई मिलती है। जबकि बहुउद्देश्य में कितने राज्य आते हैं, 4 राज्य आते हैं। बहुउद्देश्य जिनसे बहुत सारे उद्देश्यों की क्या हो, पूर्ति हो। बहुउद्देश्य योजनाओं को ही हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या कहा गया, आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। तो ये आधुनिक भारत के क्या है, मंदिर है, ठीक है। और जो भांगड़ा बांध है इसको तो उन्होंने क्या कहा है, विराट वस्तु, अद्भुत विराट वस्तु कहा, किसको, भांगड़ा बांध को। अभी हम चर्चा करेंगे। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बहुत सारे होते हैं, बाढ़ को रोकना, भूमिगत जल को बढ़ाना, सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, इस प्रकार बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है भांगड़ा नांगल परियोजना। इसको बनाने का प्रयास तत्कालीन एक इंजीनियर, अंग्रेज इंजीनियर था 1908 से 10 के बीच में, स्टैंडेल हेडन, वो कहते हैं कि सतलज नदी पर रोककर इसके जल से हमें क्या बनाने चाहिए, बांध बनाने चाहिए। लेकिन फिर आजादी के बाद ये काम प्रारंभ होता है, 1948 में कार्य प्रारंभ होता है और इसके तहत इस पर सतलज नदी पर 2 बांध बनाए जाते हैं, भांगड़ा और नांगल बांध, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी की बात करें तो 15.2%। ठीक है, हिस्सेदारी राजस्थान की याद रखनी कितनी है, 15.2% हिस्सेदारी। ठीक है, ऊपर की बातें कर ली। हमसे पूछा जाए तो क्या पूछा जा सकता है, कितने राज्यों की सम्मिलित योजना, बहुउद्देशीय योजना, तो 4 की। सिंचाई योजना कितने राज्यों की, 3 राज्यों की। राजस्थान का कितनी हिस्सेदारी है, तो 15.2%। अब हम इस योजना के बारे में बात करते हैं। सतलज नदी को रोककर, ये सतलज नदी आ रही है, सतलज नदी को रोककर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है नांगल बांध। नांगल बांध बिलासपुर कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। यहां पर कौन सा बांध बनाया गया है, नांगल बांध बनाया गया है। नांगल बांध के बाद में इसको रोपड़ पंजाब में, रोपड़ पंजाब में एक बांध बनाया गया, रोपड़ पंजाब में बांध बनाया गया जिसका नाम है भाखड़ा बांध। यह धरातल से ग्रेविटी फोर्स की दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध, जबकि देश का ऊंचाई पर स्थित दूसरा बड़ा बांध। ऊंचाई पर स्थित पहला बांध टिहरी बांध है, ऊंचाई की दृष्टि से यह दूसरा बांध है, जबकि धरातल से ग्रेविटी फोर्स के आधार पर ऊंचा बांध कौन सा है, भांगड़ा बांध है। और इन्हें ही अद्भुत विराट वस्तु किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू। तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे क्या कहा है, अद्भुत विराट वस्तु कहा, किसको, भांगड़ा बांध को। और इन दोनों का जो बैक वाटर है, इनका बैक वाटर है, ये बैक वाटर क्या कहलाता है, गोविंद सागर झील कहलाती है। गोविंद सागर झील क्या कहलाती है, इनका बैक वाटर क्या कहलाता है, गोविंद सागर झील कहलाती है। अब बात करते हैं कौन से बांध है ये हमारे पास, ये वाला बांध है जिसका नाम क्या है, भाखड़ा बांध। कौन सा बांध है, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर। ये सतलज नदी जा रही है, इस सतलज नदी में एक नदी आकर मिलती है, आगे हम पढ़ेंगे, ये पढ़ा था हमने, व्यास नदी।
और सतलज और व्यास के संगम पर हमने कौन सा बांध बनाया था? हरिके बैराज। देखिए इसको सबको भी कनेक्ट करके देख लेते हैं, हरिके बैराज। आगे इसी नदी पर हमने फिरोजपुर हेड, हुसैनी वाला फिरोजपुर में क्या बनाया है? फिरोजपुर से एक नहर निकाली। ये नहर कौन सी है हमारी? गंग नहर। एक साफ मैप में देख लेते हैं, गंग नहर। ठीक है, ये नहर है गंग नहर। जबकि यह नहर कौन सी है? IGNP, इंदिरा गांधी नहर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम। इस वाले को मिटा देता हूं, मैं जगह ले रहा है, पूरा मैं समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि किताबों में बहुत सब चीजें अलग अलग दे रखी है। आपको बांध का पता चल गया होगा कहां पर है। कौन से बांध की बात कर रहे हैं हम? भांगड़ा बांध की। इस भांगड़ा बांध से नहर निकाली गई है। देखिए एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है भांगड़ा नहर। ये नहर है भांगड़ा नहर। एक नहर निकाली गई है दो बिस्त नहर। हमारा काम नहीं है इसका, ये दो बिस्त नहर। और एक नहर निकाली गई सरहिंद नहर, सरहिंद नहर। इस प्रकार से तीन नहरें निकाली गई। कौन से बांध से? भांगड़ा बांध से। इस भांगड़ा बांध से जो नहर निकाली गई है, इस से हमारा हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित होता है। कौन सा जिला लाभान्वित होता है? हनुमानगढ़। राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित होता है। इसी भांगड़ा नहर की दो और शाखाएं, इन दो शाखाओं, एक फाकना शाखा है और एक और शाखा है। इन शाखाओं से दो नहरें निकाली गई हैं जिनका नाम है, एक का नाम है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, और एक का नाम है नौहर नहर। इस प्रकार ये जो राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर नहर है, वो यही पूरी दोनों पार्टीशन है, यही दोनों नहर है। इनसे जो लाभान्वित होते हैं, नौहर नहर से लाभान्वित होता है केवल कौन लाभान्वित होता है? हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित होता है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर से कौन लाभान्वित होता है? तो यहां पर हनुमानगढ़ व चूरू की दो तहसीलें हैं। एक है तारागढ़ और एक है राजनगर। तारागढ़ और राजनगर, ये दो तहसीलें लाभान्वित होती है ना। अभी एग्जाम में लाइब्रेरी में पूछा गया था, सबकी चर्चा एक साथ कर लेते हैं। ये सब क्या है देखते हैं एक बार वापस। पूरा मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं। इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूं, सब भरे हुई चीज हमारे काम की नहीं। देखें नदी कौन सी है? ये सतलज नदी है ना। आगे हमने चर्चा कर ली थी कि इनके बीच में बना हुआ सतलज नदी। सतलज नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? किताबों में बहुत सारे कंफ्यूजन है, पूरा यहीं से क्लियर कर देखें। नागल बांध बना हुआ। नागल बांध से हमारा कोई संबंध नहीं, इससे सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन होती है। सिंचाई के लिए कौन सा बांध है? भांगड़ा बांध है। भांगड़ा बांध से तीन नहरें निकाली गई। तीन नहरों में दो नहरें अगर राजस्थान का एग्जाम दे तो कोई काम की नहीं है, भारत का भूगोल वगैरह पढ़ाएंगे तो काम की है। सरहिंद नहर और कौन सी है? दो बिस्त नहर। तो दो नहरें तो हमारे काम की नहीं। नेक्स्ट नहर है कौन सी नहर? भांगड़ा नहर। भांगड़ा नहर से आप चर्चा जाए कौन सा जिला लाभान्वित होता है? हनुमानगढ़। इसी की शाखाएं दो आगे बढ़ जाती हैं। एक फाकना शाखा है जिसको राजीव गांधी सिद्धमुख नहर कहा जाता है, और इसकी एक शाखा है वो नौहर नहर के नाम से जानी जाती है। नौहर नहर से एकमात्र जिला लाभान्वित होता है हनुमानगढ़, और राजीव गांधी सिद्धमुख नहर से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? हनुमानगढ़ व चूरू, तारागढ़ व राजनगर। ऐसा यह खाली किताबों में ही है, मुख्य रूप से नहरें नहीं है। जब इन नहरों को राजीव गांधी सिद्धमुख नहर और नौहर नहर बनाने के लिए 1998 में हमने जब परमाणु परीक्षण किया तो यूरोपियन जो संघ है, यूरोपियन संघ ने इसमें आर्थिक सहयोग क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो आर्थिक सहयोग हमें किसका प्राप्त होता था? यूरोप का हमें क्या प्राप्त होता था? आर्थिक सहयोग प्राप्त होता था। लेकिन 1998 में हमने क्या किया? परमाणु परीक्षण करने के कारण हमारा आर्थिक सहयोग क्या कर दिया? इन्होंने बंद कर दिया। इसीलिए यह परियोजना तब नहीं चली। इसे वापस से वर्तमान
वर्तमान में इसे नाबार्ड, है ना, कृषि से संबंधित सबसे बड़ा जो संस्था कौन सी है, नाबार्ड। वर्तमान में इसमें कौन आर्थिक मदद दे रहा है, तो नाबार्ड आपसे पूछ लिया जाए। तो ये राजीव गांधी सिद्ध मुख नहर नहर इनके लिए वर्तमान में वित्त की व्यवस्था कौन करता है, तो नाबार्ड करता है। पूर्व में इसकी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी, यूरोपीय संघ द्वारा, लेकिन इस आर्थिक सहयोग इन्होंने बंद कर दिया, जिस कारण इनका ज्यादा विकास नहीं हो पाया। अब इन दोनों को ये वाला जल तब मिलता है जब इनके पास क्या होता है, अतिरिक्त जल होता है। अतिरिक्त जल किसका, ये हमारी कौन सी परियोजना, ये कौन सा है, व्यास नदी। कौन सी नदी है, व्यास नदी। इस व्यास नदी पर दो बांध बने हुए हैं, व्यास नदी पर दो बांध बने हुए, एक बांध बना हुआ पदोम बांध, पदोम बांध, और एक बांध बना हुआ है इस पर पोंग बांध। एक बांध बना हुआ है, कौन सा बांध बना हुआ है, पोंग बांध। तो इस पदोम बांध और पोंग बांध को वापस से हमने किससे जोड़ दिया है, भांगड़ा बांध से जोड़ दिया है। इनके यानी कि व्यास का अतिरिक्त जल होता है, वो अगर होगा तो किनको मिलेगा, राजीव गांधी सिद्ध मुख नहर और नौहर नहर को। इसलिए अभी पूछा गया था एग्जाम में, लाइब्रेरियन के एग्जाम में, कि राजीव गांधी व सिद्ध मुख नहर, राजीव गांधी सिद्ध मुख नहर और नौहर नहर को अतिरिक्त जल किससे प्राप्त होता है, तो कौन सी परियोजना से प्राप्त होता है, व्यास परियोजना से प्राप्त होता है। अतिरिक्त जल की बात कर रहे हैं। तो हम इन नहरों के बारे में मैंने एक सारा बंच बना दिया, तो शायद आपको समझ में आए, तो एक बार वापस से हम रिवीजन कर लेते। लास्ट वाली इन नहरों को कर लेते। ये नहरें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, ऐसे तो इनमें जल की मात्रा नहीं है। हमने अभी देखा था भांगड़ा नहर को ही हमने क्या करा है, आगे बढ़ा दिया है, और आगे बढ़ाकर इसकी दो शाखाएं राजीव गांधी सिद्ध मुख नहर और नौहर नहर के नाम से जानी जाती है, जिसको कहते हैं सम्मिलित रूप से कहते हैं राजीव गांधी सिद्ध मुख नौहर नहर के नाम से जानी जाती है। लेकिन ये दो शाखाओं के, दो वितरिकाओं के रूप में, नौहर वितरिका अलग है जिससे हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित होता है, साथ में दे तो कोई दिक्कत नहीं, राजीव गांधी सिद्ध मुख नौहर नहर के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इस नहर का जो शिलान्यास है, इस नहर का शिलान्यास की बात करें, राजीव गांधी सिद्ध मुख नौहर नहर, है ना, राजीव गांधी सिद्ध मुख नौहर नहर का क्या पूछे हमसे, शिलान्यास। शिलान्यास कब किया गया, तो राजीव गांधी द्वारा किया गया था इस नहर का शिलान्यास। इस नहर का शिलान्यास किया गया था 5 अक्टूबर 1989 में। किसके द्वारा किया गया था, राजीव गांधी द्वारा किया गया था। इस नहर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था, कौन सी नहर है, नहर का नाम क्या है, राजीव गांधी सिद्ध मुख नौहर नहर भी कहा जाता है। इसका शिलान्यास 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी द्वारा किया गया था। बाद में इसका लोकार्पण या उद्घाटन की बात करें तो सही वापस में मिटा देता हूं, यहां पर इसका लोकार्पण देखें, लोकार्पण, इसका लोकार्पण किया गया था सोनिया गांधी द्वारा। लोकार्पण सोनिया गांधी द्वारा किया गया था। सोनिया गांधी द्वारा भिरानी गांव, सोनिया गांधी द्वारा भिरानी गांव, हनुमानगढ़ में 24 जुलाई 2002 को क्या किया, इसका लोकार्पण किया। इससे डेट से संबंधित वापस से आपसे पूछ लिया जाए तो ये दो तथ्य हैं हमारे पास। अभी लाइब्रेरी में पूछा गया था, इसके बारे में सिंपल सा पूछा गया था, राजीव गांधी सिद्ध मुख नहर और नौहर नहर को अतिरिक्त जल किससे प्राप्त होता है, या पूछा गया था रावी व व्यास का अतिरिक्त जल किसे प्राप्त होता है। वहां पर ऑप्शन दे रखे थे, वहां पर ऑप्शन दोनों दे रखे थे, राजीव गांधी सिद्ध मुख नहर और नौहर नहर। तो इनसे किसका अतिरिक्त जल प्राप्त होता है, व्यास परियोजना का अतिरिक्त जल प्राप्त होता है। तो इससे संबंधित और हमसे पूछ लें तो राजीव गांधी सिद्ध मुख नौहर नहर का शिलान्यास 5 अक्टूबर 1989 को किसने किया था, राजीव गांधी ने किया था। लोकार्पण सोनिया गांधी द्वारा किया गया भिरानी गांव हनुमानगढ़ से 24 जुलाई 2002 को। देखें नहर के बारे में पूरा बता दिया मैंने। राजीव गांधी सिद्ध मुख नहर एक वितरिका है जिससे हनुमानगढ़ और चूरू लाभान्वित होता है। चूरू की थोड़ा सा यहाँ पर तारानगर है, सॉरी तारानगर, चूरू की है तारानगर और राजगढ़, ये दोनों तहसीलें हैं, इलाहाबाद होती है। हनुमानगढ़ की होती है नौहर, वही नौहर वाली नौहर और भादरा, इतना डीप नहीं पूछा जाए आपको, भादरा, ये दोनों तहसीलें हनुमानगढ़ की लाभान्वित होती है और ये चूरू की लाभान्वित होती है। तो इस परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, गहराई से कुछ अलग अलग पूछ ले तो भी नौहर नहर से हनुमानगढ़ और एक वितरिका राजीव गांधी सिद्ध मुख नहर से कौन, हनुमानगढ़ व चूरू। देखिए पूरी को एक ही कहते हैं, इसे राजीव गांधी सिद्ध मुख नौहर नहर कहा जाता है जिसका शिलान्यास राजीव गांधी द्वारा किया गया, लोकार्पण सोनिया गांधी द्वारा किया गया। तो डेट को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछे जाए तो
डेट्स भी बता दी है, इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाए तो ये भांगड़ा नहर से ही आगे निकलता है। और खाली भांगड़ा नहर पूछा गया, भांगड़ा नहर से राज्य का कौन सा जिला लाभान्वित होता था, केवल कौन बताना आपको, हनुमानगढ़। जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाए उस तरीके की चर्चा हमने सभी को कर ली है। तो सतलज नदी पर देखो राज्य में वापस सतलज नदी को देख ले तो नांगल बांध का हमारा संबंध नहीं है, विद्युत उत्पादन होती है, विद्युत मिलती है हमें, अभी सिंचाई से कोई काम नहीं। भांगड़ा बांध से हमारी भांगड़ा नहर जो राज्य के लिए लाभान्वित है। नेक्स्ट इसी सतलज नदी पर हमने हरिके बैराज बनाया जिससे आईजीएमपी निकाली, और हुसैनी वाला से सतलज नदी से हमने गंग नहर निकाली है। लेकिन हमारी सतलज नदी से हम कितना लाभ प्राप्त करते हैं, सतलज नदी से हम भांगड़ा नहर या भांगड़ा नहर की राजीव गांधी सिंधु मुक्त नहर और नौहर नहर के रूप में लाभान्वित होते हैं, आईजीएमपी से लाभान्वित होते हैं, गंग नहर से लाभान्वित होते हैं। तो इस प्रकार का ये हमारा पूरा ही हमने ऊपरी भाग की हमारी जो नहरें हैं उनके बारे में अध्ययन किया। आगे हमारे पास आगे और नहरें हैं, पूर्वी राजस्थान की ओर हमारे पास एक गुड़गांव नहर है, और गुड़गांव नहर के बाद में हमारे पास भरतपुर नहर या आगरा लिंक नहर है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आगे हम चर्चा करते हैं गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर को वर्तमान में क्या कहा जाता है, पश्चिमी यमुना लिंक नहर भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर घुमा फिरा कर आ गया पश्चिमी यमुना लिंक नहर, अगर आपसे एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछ लिया तो कंफ्यूजन हो जाए तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिया जाए, गुड़गांव नहर या पश्चिमी यमुना लिंक नहर। देखिए इसकी चर्चा भी हम मैप के द्वारा एक बार कर लेते हैं, फिर हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। हमने यहाँ पर पढ़ी थी नदी के बारे में, ये कौन सी नदी है, यमुना नदी। नदी का नाम क्या है, यमुना नदी। ठीक है, यहाँ पर नदी यमुना है, नदियों से भी पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखें जो छोटे एग्जाम्स दें। यमुना नदी, यमुना नदी पर दिल्ली में, कहां पर, दिल्ली में, ठीक है, यमुना नदी पर दिल्ली में बांध बनाया गया जिसका नाम है ओखला बांध। कौन सा बांध है, ओखला बांध। कहां पर बनाया गया, दिल्ली में। इस ओखला बांध से दो नहरें निकाली गई है। एक नहर ओखला बांध से एक नहर निकाली गई है, इस नहर का नाम है गुड़गांव नहर, या इस वर्तमान में कहते हैं इसका पश्चिमी यमुना लिंक नहर। इस पश्चिमी यमुना लिंक नहर या गुड़गांव नहर, यह नहर राज्य में, हरियाणा के बाद में राज्य में प्रवेश करती है भरतपुर में। भरतपुर में प्रवेश करती है जुरेरा गांव भरतपुर में प्रवेश करती है। यह भरतपुर की कामा, डिग व पहाड़ी तहसीलों को क्या करती है, लाभान्वित करती है। दो ही दे रखी होती है कि किताबों में दो ही मिले तो कोई दिक्कत नहीं। कामा, डिग और पहाड़ी, तीन तहसीलें से क्या होती है, लाभान्वित होती है। जुरेरा गांव भरतपुर में क्या करती है, प्रवेश करती है। एक ही जिला लाभान्वित होता है, कौन सा जिला लाभान्वित होता है, भरतपुर जिला लाभान्वित होता है। किस नहर से, गुड़गांव नहर से। इस नहर का शिलान्यास 1966 में किया गया। इसका शिलान्यास कब किया गया, 1966 में किया गया, और 1985 तक यह क्या हुई, पूर्ण हुई। इस प्रकार अंदर डेट से संबंधित आ जाए तो 1966 मिले या आपको 1985 मिले। कौन से बांध वगैरह से इंपोर्टेंट रहेगा, ओखला बांध से। कौन से बांध से, ओखला बांध से। ओखला बांध कहां पर है, दिल्ली में। कौन सी नदी पर, यमुना नदी पर। यमुना नदी से गुड़गांव नहर निकलेगी। गुड़गांव नहर से सर्वाधिक हरियाणा जिला लाभान्वित होता है। शेष जल हमारे भरतपुर की जिले की कामा, डिग और पहाड़ी तहसील को उपलब्ध होता है। भरतपुर में जुरेरा गांव से प्रवेश करती है। तो इस प्रकार हमने कौन सी नहर के बारे में पढ़ा, गुड़गांव नहर के बारे में पढ़ा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें गुड़गांव नहर के बारे में। नेक्स्ट नहर की बात करते हैं हम, भरतपुर नहर। भरतपुर नहर क्या है, देखिए भरतपुर नहर, इसी से एक नहर निकल गई, इसका नाम है आगरा नहर। कौन सी नहर है ये, आगरा नहर। कौन लाभान्वित होता है, आगरा नहर से यूपी लाभान्वित होती है। आगरा, मथुरा ये लाभान्वित होते हैं। ये 111 किलोमीटर चलती है। यहाँ पर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर संगमरमर की एक पत्थर रखा हुआ है, और इस 111वें पत्थर पर एक नहर निकाली गई है जिसको कहते हैं भरतपुर नहर। कौन सी नहर कहते हैं इसे, भरतपुर नहर। और ये भरतपुर नहर
भरतपुर में प्रवेश करती है। भरतपुर में लगभग 12 किलोमीटर चलती है और इसकी भरतपुर तहसील लाभान्वित होती है। इस नहर को कौन सी नहर के नाम से जाना जाता है? भरतपुर नहर। कौन सी नहर है ये? भरतपुर नहर है, या इसी का नाम है आगरा लिंक नहर। आगरा लिंक नहर राज्य में लगभग 12 किलोमीटर बहती, किलोमीटर वगैरह ध्यान नहीं रखना है। लाभान्वित कौन होता है? तो भरतपुर तहसील इससे क्या होती है? लाभान्वित होती है। इस प्रकार हमने किसके बारे में देखा? भरतपुर नहर के बारे में देखा, जिसे भरतपुर नहर या इसे क्या कहा जाता है? आगरा लिंक नहर कहा जाता है। इसको जो बनाने का कार्य है वो 1964 में हुआ था। कब हुआ था इसके बनाने का कार्य? 1964 में। तो इस प्रकार हमने देखा एक ही नहर है, जो एक ही बांध से दो नहरें निकली हैं, एक गुड़गांव नहर और एक आगरा नहर। आगरा नहर आगरा नहर। लेकिन आपसे पूछा जाए आगरा नहर से कौन लाभान्वित होता है? तो यूपी है। हमारे यहाँ जो लाभान्वित होता है इस नहर का भाग है, इसे लिंक नहर निकाली गई है, जिसका नाम भरतपुर नहर या इसे कहते हैं आगरा लिंक नहर। तो आगरा लिंक नहर या भरतपुर नहर से कौन लाभान्वित होता है? भरतपुर जिले की भरतपुर तहसील लाभान्वित होती है। जबकि ओखला बांध से ही एक नहर निकलती है जिसे कहते हैं गुड़गांव नहर या पश्चिमी यमुना लिंक नहर, जिससे कौन लाभान्वित होता है? तो भरतपुर जिले की कामाडीग और पहाड़ी तहसील लाभान्वित होती है। इस वाले का कार्य 1966 में प्रारंभ हुआ था, 1985 में पूर्ण हुआ और ये 1964 में। तो इस प्रकार हमने ओखला बांध यानी कि यमुना नदी से जो लाभान्वित होते हैं इसके बारे में अध्ययन किया। तो इससे संबंधित इन्हीं का जल है वो हमें किसमें उपलब्ध है? समझौते के तहत केवलादेव घना पक्षी विहार को भी उपलब्ध होता है। यही भरतपुर नहर से हमें केवलादेव घना पक्षी विहार को क्या उपलब्ध होता है? अतिरिक्त जल उपलब्ध होता है। हमने पढ़ा था पांचना बांध से होता है। पांचना बांध के अलावा यहाँ पर स्वयं में केवलादेव घना पक्षी विहार कौन सा बांध है? अजान बांध। अजान बांध में कम होने पर पांचना बांध से, पांचना बांध में कम होने पर कौन सी परियोजना से? यमुना परियोजना से भी जल उपलब्ध होता है। ठीक है, किसको? केवलादेव घना पक्षी विहार, क्योंकि केवलादेव घना पक्षी विहार कहां पर है? भरतपुर में। तो अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा, नहरों को देखकर जो भी ऑप्शन मिले वो आपको बताना है। एक पांचना बांध था, एक अजान बांध था और ये नहरें इससे भी लाभान्वित होता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा। एक साथ हम मैप में सारी नहरें जो अभी तक हमने पढ़ी उन सबके बारे में चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। देखें हम नहरों के बारे में। यहां से एक नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी। सतलज नदी, ये नदी हमने यहाँ लिख रखी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी का हमारे पास बना हुआ है। यह नहर है उसको क्या कहते हैं हम? यमुना लिंक नहर, पश्चिमी यमुना लिंक नहर, या इसी का नाम क्या है? गुड़गांव नहर। ये वाली जो नहर है इसको क्या कहते हैं हम? भरतपुर नहर। दो नहरें तो हमारे पास बनी हुई है। आगे हम नहरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखें इसमें जो नहर है, सबसे पहली नहर देख लेते हैं हम, गंग नहर। गंग नहर और जिला कौन सा है? गंगानगर। गंग नहर और जिला कौन सा है? गंगानगर। नेक्स्ट जानते हैं, हम पढ़ लिया हमने, कहां से निकलती? हुसैनीवाला। इस नदी को और आगे बढ़ा देता हूं मैं। यह नदी कौन सी है? सतलज नदी। नदी कौन सी है? सतलज नदी। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहां पर स्थान है हरिके, ये भी फिरोजपुर में। यहां से नहर निकाली गई। नहर कौन सी नहर है? आईजीएनपी। ये नहर कौन सी है? आईजीएनपी। ये हमारे पास जिला कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद से कहां प्रवेश करी थी? गंगानगर में। ये कौन सा जिला है? गंगानगर। गंगानगर के बाद में कहां प्रवेश करी थी? बीकानेर। और बीकानेर के बाद में कहां पर है? जैसलमेर। मोहनगढ़ जैसलमेर तक गई थी, मोहनगढ़ तक। और हमने इसे वापस आगे बढ़ाया था कहां तक? बाड़मेर गडरा रोड तक। शाखा के रूप में, वितरिका के रूप में कहां तक जाती है? गडरा रोड तक। ठीक, इसके बाद में हम आ जाते हैं यहीं पर, देख लेते हैं यहां पर क्या है? जालोर। और जालोर में हमने देखा था यहां से सीलू गांव से एक नदी प्रवेश करती है। इस नदी का नहर का नाम है नर्मदा नहर। इस प्रकार राज्य में इसमें 9 किलोमीटर बहती है और 65 किलोमीटर इसमें बहती है। ये कौन सी नहर है हमारे पास? नर्मदा नहर।
यहीं पर आगे हमने पढ़ा था, यहाँ पर कौन सा बांध बना हुआ है? भांगड़ा बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? भांगड़ा बांध। इससे एक नहर पढ़ी थी हमने, कौन सी नहर? भांगड़ा नहर। और भांगड़ा नहर से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? हनुमानगढ़। किस जिले में आ गई? हनुमानगढ़ जिले में आ गई। जिला कौन सा है हमारे पास? हनुमानगढ़। किस जिले में आई है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में इसकी सिंचाई होती है। इसके बाद में यह शाखाओं के रूप में बढ़ जाती है। इसकी शाखा हो जाती है, दो वितरिकाएं हो जाती है, अलग अलग नाम से जान जाती हैं। एक शाखा हो जाती है जिसका नाम है नौहर नहर और एक का नाम है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। और यहां पर जिला हो जाता है, कौन सा जिला हो जाता है? चूरू। चूरू की देखा था हमने, यहां पर थी तारानगर और राजगढ़। यहां हमने देखा था नौहर और भादरा हनुमानगढ़ की। तो ये नहर थी, ये कौन सी नहर हो गई हमारे पास? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। ये नहर का एक कुछ भाग है, कौन सा नहर का भाग है हमारे पास? भांगड़ा नहर। देखो प्रश्न जैसे भी पूछे जाए सब कुछ इन्होंने क्लियर कर दिया है मैंने। प्रश्न जिस तरीके के आए आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सब चीजों को हम एक एक को व्याख्या कर लेते हैं साथ में। हमने सारी नहरें जो कल और आज पढ़ी नहरों के बारे में सभी नहरें बना दी। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ी थी आईजीएमपी के बारे में। देखो तीन बांध हमारे लिए राज्य में काम है, सतलज नदी पर बने हुए भांगड़ा बांध, हरिके बांध और हुसैनी वाला में बांध बना हुआ, छोटे बांध बने हुए। तो सबसे पहले देखते हैं हरिके बैराज से नहर निकालेगी जिसको कहते हैं आईजीएमपी, जो मुख्य रूप से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में जाती है, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नहर, जो वर्तमान में गढ़रा रोड तक इसकी बाबा रामदेव वितरिका जाती है, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में पूरा बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें हमने आज देखी थी स्टार्ट में गंगा नहर हुसैनी वाला से निकलती है और कौन सा जिला? गंगानगर जिला लाभान्वित होता है, 17 किलोमीटर राज्य में। इसके बाद में हमने नेक्स्ट जो नहर देखी थी वो नर्मदा नहर। नर्मदा नहर जालौर जिले में प्रवेश करती है, 9 किलोमीटर यहाँ बहती है, 65 किलोमीटर बाड़मेर में बहती है, 74 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सरदार सरोवर बांध से आती है और राज्य में सिलुगांव से प्रवेश करती है और 18 मार्च 2008 को यहाँ जल प्रवेश सिलुगांव पहुंच जाता है। उद्घाटन 27 मार्च 2008 को वसुंधरा राजे द्वारा किया जाता है। डेट वगैरह भी याद रखनी है। नर्मदा नहर सरदार सरोवर बांध से निकलती है और नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है। नेक्स्ट हमने बात की थी, हमने जिसकी बात की थी वो था भांगड़ा। भांगड़ा नदी, भांगड़ा नहर, भांगड़ा बांध पर भांगड़ा नहर बनाई गई है जिससे हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित होता है। यूरोपियन संघ द्वारा आर्थिक मदद करने के कारण राजीव गांधी द्वारा 1989 में राजीव गांधी द्वारा इसका शिलान्यास किया जाता है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर नाम से नहर का उद्घाटन, जिसको बाद में राजीव गांधी नहर तो किया जाता है, इस सिद्धमुख नहर के नाम से जानी जाती है, जिसे बाद में राजीव गांधी नहर नाम दिया जाता है। तो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर का उद्घाटन राजीव गांधी द्वारा किया जाता है 1989 में, लेकिन 1989 में किया जाता है, लेकिन 1998 में यूरोपियन संघ द्वारा आर्थिक मदद बंद कर दी जाती है, क्योंकि हम परमाणु का क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। आर्थिक मदद न मिलने के कारण इसका काम रुक जाता है और बाद में इसमें आर्थिक मदद कौन देता है? हमारे कृषि से संबंधित सबसे बड़ी बैंक कौन सी? नाबार्ड। नाबार्ड इसमें सहयोग करती है। वर्तमान में कौन सहयोग कर रहा है? नाबार्ड। प्रारंभ में किसने किया था? यूरोपियन संघ ने। नाबार्ड इसमें सहयोग करती है और इसका उद्घाटन फिर से कौन करता है? सोनिया गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। 2002 में इसका उद्घाटन किया जाता है। अभी तो कहते हैं कि यहाँ पर पानी नहीं है, कब्जों में ही। तो इस नहर का नाम क्या है? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर नाम, या फिर इसको कहते हैं राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर नहर, ये दो शाखाओं के रूप में। नौहर नहर से नौहर और भादरा हनुमानगढ़ की लाभान्वित होती है, जबकि राजीव गांधी सिद्धमुख से चूरू की तारानगर, राजगढ़ और हनुमानगढ़ लाभान्वित होता है। तो इस प्रकार इनसे लाभान्वित होने वाली नहर से हमने क्षेत्र देख लिए। आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा राजीव गांधी सिद्धमुख नहर से लाभान्वित कौन से जिले होते हैं? तो दोनों जिले बताने, हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ की पूछी जाए तो आपसे भादरा और नौहर तहसील, और चूरू की पूछी जाए तो तारानगर और राजगढ़ तहसील लाभान्वित होती है। किसकी मदद से स्थापित की गई थी? यूरोपियन मदद से। वर्तमान में कौन करता है? नाबार्ड करता है। इसका शिलान्यास किसने किया था? तो राजीव गांधी ने 1989 में, और 2002 में इसका उद्घाटन किसने किया? तो सोनिया गांधी ने किया। किससे जल प्राप्त होता है? इसका जल तब मिलता है जब व्यास का अतिरिक्त जल हो। तो रावी और व्यास वाले जो है अतिरिक्त जल होने पर इसे जल उपलब्ध होता है इस नहर को। फिर देखा हमने यमुना नदी पर हमने एक बांध बनाया है, ओखला बांध बनाया है।
हमने नहीं बनाया, मतलब मिलकर राज्यों में बनाया। ओखला बांध बना हुआ, ओखला बांध से दो नहरें निकाली गई, एक गुड़गांव नहर निकाली गई है और एक आगरा नहर निकाली गई है। गुड़गांव नहर हरियाणा की मुख्य नहर है, हरियाणा से होते हुए इसका शेष जल है वो हमारे राजस्थान की भरतपुर की 3 तहसीलों को प्राप्त होता है, कामा, डिग और पहाड़ी तहसीलों को प्राप्त होता है। राजस्थान में इसका प्रवेश जुड़ेरा गांव भरतपुर से होता है। नेक्स्ट आगरा नहर, वो आगरा और मथुरा यानी कि यूपी के लिए नहर है, लेकिन इससे भी एक लिंक नहर निकाली गई जिसे आगरा लिंक नहर या भरतपुर नहर के नाम से जाना जाता है और इस नहर से भरतपुर तहसील लाभान्वित होती है। तो इस प्रकार हमने मुख्य नहरों के बारे में आज अध्ययन किया। शेष हम अगली क्लास में इसका अध्ययन करेंगे, जितनी भी सिंचाई परियोजना